अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मुगलिया दौर का जो आगाज़ उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम बरसगीर से पहले का जो उनका दौर है वस्ती एशियाई ममालिक में कब्ज़ा और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी उस वीडियो को भी जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो देख सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपको मालूम है कि बाबर के बरसगीर पाक व हिंद पर हमले जो उन्होंने किए उसकी क्या वजूहात हैं। तो इसमें सबसे पहले काबल में क़याम के दौरान बाबर ने बरसगीर पाक व हिंद का रुख किया। इब्तदाई दौर पर बाबर ने बरसगीर पाक व हिंद पर यहाँ के जगराफियाई और सियासी हालात से आगाही के लिए 1526 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक चंद छोटे हमले किए। इस दौर में बरसगीर पाक व हिंद के शुमाली इलाकों पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। इब्राहिम लोदी अपने ज़ाती रवैयों और सियासी ख्वाहिशात के बाइस अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। उसके उमराव अफसरान उसके सख्त मजाजी से नाराज़ थे, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने तो इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमला करने की दावत भी दे दी थी और इसे अपनी मदद की यकीन भी दिलाया। बाबर ने दौलत खां लोदी की दावत को कबूल करते हुए लाहौर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त देकर बाबर ने 1524 ईस्वी में लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। दौलत खां लोदी का ख्याल था कि बाबर इसे लाहौर की हुकूमत देकर वापस चला जाएगा, मगर बाबर ने लाहौर में अपना एक निगरान गवर्नर मुकर्रर किया और दौलत खां लोदी को सिर्फ जलंधर का इलाका दिया। बाबर के काबल जाने के बाद दौलत खां लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। बाबर को जब इसकी इत्तला मिली तो इसने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर को कार्रवाई करने को कहा, मगर इस वक्त पंजाब के करीबन तमाम हुक्मरान दौलत खां लोदी से मिल चुके थे। इन हालात में बाबर ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया। बाबर की शख्सी खूबियों की शोहरत जब इब्राहिम लोदी के उमरा तक पहुंची तो उन्होंने उसे एक बेहतर मुतबादल समझते हुए अपनी वफादारियां बदल लीं। उनमें से अक्सर ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले के सिलसिले में मदद की पेशकश भी कर दी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पानीपत की पहली जंग 1526 में जो हुई। आपको मालूम है और होना चाहिए कि बाबर काबल से हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ रवाना हुआ और बगैर किसी मज़ाहमत के सियालकोट पहुंच गया। अब ये जो पानीपत का इलाका है ये लाहौर और आगरा जो आजकल शहर हिंदुस्तान में मौजूद है, इनके बिल्कुल सेंटर में एक इलाका है जिसे पानीपत का नाम दिया जाता है। दौलत खां लोदी का बाबर के मुकाबले में ठहरना मुश्किल था। उसने फौरन इताअत कबूल कर ली। पंजाब के मगरबी इलाकों को फतह करने के बाद बाबर दिल्ली की जानब बढ़ा। इसी दौरान इब्राहिम लोदी एक बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। ये लड़ाई अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें बाबर को फतह हुई। दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर एक फातह की हैसियत से आगरा में दाखिल हुआ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पानीपत आजकल भारत के एक सूबा पंजाब का एक शहर है। यह दिल्ली से शिमाल की तरफ करीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये लोकेशन पानीपत की आपको बताई है। अब इसके बाद बाबर की पानीपत की जंग में कामयाबी की वजूहात क्या थी, हम वो डिस्कस करते हैं। बाबर की बेसिकली पानीपत के जंग में कामयाबी की वजूहात चंद एक थी जो कि अकेली हम डिस्कस करते हैं, जिनमें पहले नंबर पे मुनज़्ज़म फ़ौज। उसके पास मुनज़्ज़म फ़ौज थी। ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज की तादाद के उनकी जो फ़ौज की तादाद के लिहाज से कम थी, मगर हर लिहाज से एक मुनज़्ज़म फ़ौज थी। बाबर अपनी फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त को ख़ुसूसी अहमियत देता था। अगर किसी से कोताही होती तो इसे मिसाली सज़ा देता कि दूसरे भी इसे इबरत पकड़ें। बाबर की फ़ौज के मुकाबले में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की अफवाज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मगर इन दोनों में नज़्म व ज़ब्त ना था। बाबर ने इस बदनज़मी पर तबसरा करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तानी फ़ौज मरना तो जानती है, लड़ना नहीं। दूसरे नंबर पे तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी। बाबर पहला शख्स था जिसने बरसगीर पाक व हिंद में तोप से बारूद फेंकने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। इसकी फ़ौज में इस काम के लिए एक मखसूस दस्ता था जिसकी क़ियादत एक माहिर तोपची करता था। बाबर की फ़ौज में तो
पखाने का होता था, इसे अपने हरीफों में फौजी भर्ती दिलाने के लिए काफ़ी था। दूसरे जंगी हथियार तीर, तलवार वगैरह का इस्तेमाल तोप के मुकाबले में कम मौसर था। तोप खाने में अपने हरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। सबसे बढ़कर ये कि इब्राहिम लोदी के हाथियों ने जंग में तोप खाने से हरासा होकर जब भागना शुरू किया तो अपनी फ़ौज को ही कुचलने लगे। इससे इब्राहिम लोदी की फ़ौज मरकज़ी कुव्वत टूट गई। व्यूवर, जिसके बाद फ़ौजी हिकमत अमली बड़ी अच्छी थी उनकी। बाबर हर जंग से पहले जंगी हिकमत अमली बनाता था। वो जंग से पहले इर्द गिर्द का माहौल, अपनी ताकत, दुश्मन की ताकत और अपने सिपाहियों की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखता था। मिसाल के तौर पे पानीपत की अगर हम जंग की बात करते हैं तो इसमें भी उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए बहुत ही अच्छी एक हिकमत अमली बनाई थी। अब इसमें देखें, पानीपत की जंग में इसका मुकाबला एक बहुत बड़े लश्कर से था। इसने अपनी फौजी कमी को पूरा करने के लिए झगड़ों की कतारों का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद दुश्मन को पेश कदमी से रोकना था। इसी तरह बाबर खंदक खोद कर या रुकावटें खड़ी करके अपनी फ़ौज को चारों तरफ से महफूज कर लेता था। मैदान जंग में लड़ाई के वक़्त हर हरकत से बखूबी आगाह रहता और नहायत हाजिर दमागी से फौरी फैसले करके अपनी फ़ौज की सरगर्मियों को कंट्रोल करता था। बाबर के मुकाबले में हिंदुस्तानी फ़ौज के जर्नैल जंगी हिकमत अमली से बहुत दूर और वाकिफ न थे। मिसाल के तौर पर इब्राहिम लोदी ने अपनी फ़ौज को किसी तरतीब या तयशुदा हिकमत अमली पर लड़ाने की बजाय महज बेतरतीबी और बदनज़मी से लड़ाया। इसके बाद जो नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वो है फ़ौज में लड़ने का जज्बा। बाबर की फ़ौज अपने वतन से बहुत दूर थी। यहाँ मामूली गलती का मतलब मौत और ज़िल्लत थी। इसी ख्याल से बाबर की फ़ौज की अहलियत और लड़ने का जज्बा बढ़ जाता था। इसके बरअक्स हिंदुस्तानी सिपाहियों में लड़ने के जज्बे और नज़्म ज़ब्त का फुक़दान था। ये हमने जो अभी डिस्कस किया है अभी तक, वो डिस्कस किया है कि जो अब इब्तदाई सबसे पहली जंग है जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आता है बरसगीर में, तो उसमें सबसे पहले एक जंग जिसे हम पानीपत की जंग का नाम देते हैं, तो ये जंग लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ। वो जंग 1526 में हुई और बाबर आज़म, जिसे हम किंग आज़म भी कहते हैं, वो ये जंग जीते, इब्राहिम लोदी को हराया, शिकस्त दी। उनकी जीतने की क्या क्या वजूहात थी वो सारी हमने इसमें डिस्कस की हैं। इसके बाद आगे जब हम बात करते हैं 1526 में ये जंग हुई, इसके बाद 1527 में एक और जंग होती है जिसे जंगे कनवाहा का नाम दिया जाता है। तो बाबर को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत देने वालों में राजस्थान का हुक्मरान राणा सांगा भी था। राणा सांगा का ख्याल था कि बाबर अपने जद्दे अमजद अमीर तैमूर की तरह लूट मार कर के वापस चला जाएगा। इसके जाने के बाद जो बहरान पैदा होगा, इससे फ़ायदा उठाकर वो एक राजपूत रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएगा। बाबर के हिंदुस्तान में मुस्तकिल क़याम करने के फ़ैसले से राणा सांगा को अपने अज़ाइम पूरे होते नज़र न आए, तो इसने बाबर को हिंदुस्तान से निकालने का फ़ैसला किया। बाबर और राणा सांगा के फौजियों का आमना सामना आगरा के नवाह में कनवाहा के मैदान में हुआ। राणा सांगा का लश्कर 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल था। बाबर के सिपाही ये लश्कर देखकर घबरा गए। इस पर एक नजूमी की पेशगोई ने इनकी परेशानी में और भी इजाफा किया। उस नजूमी का कहना था कि इस जंग में सितारे बाबर के हक में नहीं। बाबर के सिपाही तो बिल्कुल ही दिल छोड़ कर बैठे थे। बाबर ने इस सूरत हाल में सिपाहियों में जज्बे को उभारने के लिए एक पुरजोश तकरीर की, जिससे उसकी फ़ौज में एक नई लहर दौड़ गई। बाबर ने अपनी फ़ौज को जमा करके ये तकरीर की, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे वतन और इस मुल्क के माबैन महीनों की मुसाफत हाइल है। अगर हम हार गए, हमें अल्लाह ताला इस ज़िल्लत में इस वक़्त से बचाए, तो हमारा हश्र क्या होगा? हम कहाँ होंगे? हमारा वतन और शहर कहाँ होगा? हमें अजनबियों और गैर मुल्कियों से दो चार होना होगा। हर शख्स याद रखे कि जो भी इस दुनिया में आता है वो फना ज़रूर होता है। जो ज़िंदगी शुरू करता है उसे आखिर मौत का प्याला पीना ही पड़ेगा।
شان دارموز ذلت بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادر رکھ لے، ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ یہی تو باتیں ہماری بہبود کی ضامن ہیں۔ یہ تقریر ایسی تقریر تھی کہ فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پہ بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کی کم و بیش پانی پت جیسی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ رانا سانگا اسی حالت میں جنگ میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی تھی مگر ناکام رہا۔ آخر کار اس نے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ مین کہ یہ جو دوسری جنگ تھی جو کہ رانا سانگا سے ہوئی، جنگ کنواہا 1527 میں بھی، اس میں بھی فتح ملی بابر کو۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی اچھی اپڈیٹس اچھی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔